निश्चित तौर पर। और अब दीदी आपसे समझना चाहूँगा, ओटीटी आने के बाद फिल्म इंडस्ट्री को आप कैसे देखती हैं? क्योंकि बहुत तेज़ी से बदलाव हुआ, नए नए बच्चों को भी चांस मिले और एक समाज में भी एक चिंता व्याप्त हुई कि जो ओटीटी समाज को दे रहा है वो क्या समाज के लिए मनोरंजन तक सीमित है या फिर उससे ज़्यादा कहीं समाज को दुष्प्रभावित तो नहीं कर रहा है? तो ये संदर्भ में आपसे समझना चाहूँगा कि आप लोग के नज़रिए में इसको कैसे देखते हैं। पहले तो आपकी जर्नी मैं जानना चाहूँगा, क्या है कि आज के दौर में लोगों को पीछे का हिस्सा नहीं दिखता है, संघर्ष नहीं दिखता है, जबकि सफलता दिखती है। तो मैं ये चाहूँगा कि आपके बारे में कुछ ऐसे अनछुए पहलू जो आप बताना चाहें। बड़ी बात यह है कि आजकल युवाओं में यदि देखा जाए तो बॉलीवुड तो है ही, उसके साथ ओटीटी है, सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, यूट्यूब, फेसबुक। तो मतलब आज युवा जो है कहीं ना कहीं ये चाहता है कि मतलब तत्काल हम जो है स्टारडम, हालांकि हमने जो है कई ऐसे युवाओं को देखा है जो रातों रात स्टार बने, फिर उसके डाउनफॉल भी उससे बहुत तेज़ी से हुआ। क्या मानती हैं कि आज युवाओं को या युवतियाँ जो युवती हैं वो जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उसके लिए क्या पथ प्रदर्शक करेंगे आप? पंकज त्रिपाठी जी एक बहुत मतलब एक ऐसे आर्टिस्ट सामने आए जिन्होंने बहुत कम समय में ये, हालांकि संघर्ष उनका भी बहुत लंबा है, मगर जो तत्कालिक रूप से देखता है उन्हें तो उनको लगता है कि पंकज त्रिपाठी, मिर्ज़ापुर और जो उसके बाद जो सारी फिल्में आई उनको लेकर। तो मैं एक सवाल उनसे जुड़ा पहले आपसे पूछूंगा फिर आगे। तो पंकज त्रिपाठी जी के साथ आपने एक लंबा किरदार और लंबे समय में काम किया, क्या लगता है पंकज त्रिपाठी जी के बारे में क्या कहेंगे? जब देखता हूँ, चाहे हाल में एक बहुत अच्छी फिल्म मुझे लगी क्योंकि देसी अंदाज और लापता लेडीज़ एक ऐसी मूवी बनी, आमिर खान प्रोडक्शन की फिल्म थी और शायद उस फिल्म को कोई इतना बड़ा स्टार कास्ट और कुछ भी नहीं, मगर देश भर से प्यार मिला। फिल्मों को चयन करने के लिए मैं देखता हूँ आपके टेस्ट को, आपकी फिल्मों को, तो बड़ा आप तसल्ली से उन फिल्मों में मतलब समय देती होंगी, तब फिर चयन होता होगा। और तो क्या कुछ आप पैरामीटर्स देखती हैं कि फिल्में कैसी हमें करना है, क्या करना है, जब दुनिया भर का कंटेंट पड़ा हुआ है ओटीटी से लेके हर जगह, तब कैसे चयन करती हैं आप? तो ये समझना चाहेंगे कि आपने बड़े बड़े कलाकारों के साथ जो फिल्मी सितारे हैं, जो जिन्हें लोग आइडियल्स मानते हैं, चाहे फिल्म इंडस्ट्री में अजय देवगन ले लें, चाहे इधर पंकज त्रिपाठी ले लें, और सब तमाम एक लंबी फहरिस्त है जब आपने उनके साथ काम किया है। क्या लगता है कौन सा अभिनेता अभी तक आप किसे कह पाएंगी कि नहीं ये परफेक्ट मैन थे इस फिल्म के लिए, या जिनका बिहेवियर आपको लगा हो कि नहीं एक क्रू के साथ कैसा काम किसका बेहतर रहा हो? देश माँ बॉलीवुड और अभिनेता और अभिनेत्री एक ऐसा पटकथा तैयार करत हैं जौने से समाज का एक संदेश, समाज का एक निर्देश, समाज का एक विचार, समाज का एक परिवेश सब हासिल होता है। निश्चित तौर पर यह सब हासिल करे के पीछे कड़ी मेहनत, कड़ी लगन, कड़ा परिश्रम और दशकन के प्रयासन के बाद यह सब कुछ समाज का उदय पावत है। एक ऐसे कर्मठ अभिनेत्री हमारे साथ हैं, गीता अग्रवाल शर्मा, जिनके द्वारा यदि बात की जाए तो फिल्मन के हम नाम लेके मतलब यदि हालिया की बात की जाए तो फाइटर है, OMG 2 है, लापता लेडीज़ है, ये सब फिल्मन में एक प्रमुख किरदार के रूप में अपना अभिनय तो करबे भई और लोगन के दिलन तक पहुँची। तो चलिए सीधी बात करी थे, अपना हाल में सीधी में मौजूद हैं, विंध्य के पावन धारा में अपना आई हैं और निश्चित तौर पर एक बड़े कार्यक्रम में पहुँची हैं। साल भर छोट लड़कन का यहाँ फिल्म दिखावे के फेस्टिवल रहा और वहीं के समापन के अवसर पर अपना के सानिध्य सीधी का मिला है, सीधी के कलाकारन का मिला है, मासूम बच्चन का मिला है, वह हम सब का मिला है। तो एक छोट का बातचीत करे के हम प्रयास करी थे और कोशिश करी थे कि अपना के माध्यम से अपना तक कुछ बात पहुंचाई जाए। तो पहले तो दीदी आपकी
आपका बहुत बहुत स्वागत है विंध्य के इस धारा में। धन्यवाद। दीदी पहले तो आपकी जर्नी मैं जानना चाहूँगा, क्या है कि आज के दौर में लोगों को पीछे का हिस्सा नहीं दिखता है, संघर्ष नहीं दिखता है, जबकि सफलता दिखती है। तो मैं ये चाहूँगा कि आपके बारे में कुछ ऐसे अनछुए पहलू जो आप बताना चाहें। जी, सबसे पहले नमस्कार। मैं एक किसान की बेटी हूँ और खेतों में पली बड़ी हूँ। माता पिता सामाजिक कार्यों से बहुत जुड़े हुए थे। माताजी मेरी जेपी आंदोलन में सक्रिय कार्यकर्ता रही है, पूरा बिहार उन्होंने पदयात्रा वगैरह की थी। गीताई प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने महाराष्ट्र में काफ़ी काम किया। इसके अलावा किसान आंदोलन में वो महाराष्ट्र की प्रमुख रही है, शेतकरी संगठन की। मेरे पिताजी भूदान मूवमेंट में संपूर्ण भारत में विनोबा भावे के साथ घूमे हैं और वहाँ उनका साहित्य का प्रचार उन्होंने किया था, साहित्य स्टॉल उनका लगता था। खैर, ये रहा वो बैकग्राउंड कि जिससे इतना हुआ कि हमें एक सामान्य जीवन के साथ साथ एक सामाजिक सरोकार बचपन से परोसा गया। और हमारे आसपास भी अगर कोई चीज़ 19-20 होती थी, पिताजी कब किसकी मदद करके घर आ जाते थे हमें पता भी नहीं चलता था। पता है हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद पता चलता था कि अरे तुम्हारे पापा वहाँ गए थे, ऐसा हुआ था। किसी को खून दे आए, किसी का बच्चा अस्पताल में पहुँचा आए, किसी को मदद कराए, और हमें पता ही नहीं चलता था। इस तरह का जीवन था। लेकिन शुरू से मुझे नाटकों की ओर एक आकर्षण था। नाटक मतलब स्टेज परफॉर्मेंस की बजाय किसी दूसरे का किरदार निभाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है कि वो सामने वाला व्यक्ति कैसे सोचता होगा, वो उसने ऐसी हरकत की तो वो ये हरकत क्यों की होगी उसने। अगर मतलब हम कहते हैं कि कोई एक बुरा आदमी है तो अगर किसी को लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, बुरा कर रहा हूँ, तो वो क्यों करेगा। उसे उस वक्त महसूस नहीं हो रहा है कि ये गलत है, तो उसने ऐसा क्या अच्छा देखा होगा ऐसी हरकत में कि जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हुई लेकिन इसने तो कर दी। तो ऐसी चीज़ें समझने में बड़ा इंटरेस्ट था। और दूसरों का किरदार खेलना वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए लगता था कि आप थोड़ी देर के लिए खुद को भूल पाते हो और कुछ और बन जाते हो। तो इसलिए नाटकों की तरफ रुझान था। विदर्भ में हमने काफ़ी एकांकिकाएँ वगैरह की, नाटक किए और ड्रामा डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया था औरंगाबाद में, वहाँ से डिग्री की। और फिर NSD में TIE कंपनी है, थिएटर इन एजुकेशन कंपनी, जो छोटे बच्चों के लिए बड़े लोग नाटक करते हैं और उनके बच्चों के साथ वर्कशॉप्स करते हैं, पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ। तो उसका एक हिस्सा रही कुछ साल। उसके बाद मैंने यमुनानगर हरियाणा में स्कूल में पढ़ाया, कॉलेज में पढ़ाया, कभी 1-1.5 साल औरंगाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, थिएटर करते रहे, फिर टीवी किया, फिर मतलब एक जो पथ सामने आता गया, रास्ता बनता गया, हम उस रास्ते में बढ़ते गए। पर ऐसा कोई प्लान्ड नहीं था कि मुझे ये करना है और इसके बाद ये होगा, ऐसा कुछ नहीं था। यही एक सीधी सादी जर्नी है, जहाँ जहाँ बहाव ले गया वहाँ वहाँ बहते चले गए। निश्चित तौर पर कहा था ना कि यदि कोनो पेड़ है और जब वो फलदार हो जाता है तो वो झुक जाता है, वह यही गीता दीदी जब बड़े सहज भाव से अपने पूरे जीवन के संघर्ष का इतने सरल शब्दों में अपना तक पहुँचा दी। निश्चित तौर पर यह एक अभिनेता, एक कलाकार और एक कहा जाए कि जैसे कि अपना कहवे भाई कि आन की ज़िंदगी जिए में जो उनका आनंद रहा और वह खेले, मतलब वो नाटक के रूप में पेश करब जनता से सामने पहुँचाऊँ, वो एक प्रमुख अपना के दिमाग में मकसद रहा। और निश्चित तौर पर वह सफ़र धीरे धीरे एक बड़ा सफ़र बना, इतना लंबी दूरी तय कर पाई। दीदी, एक बड़ी बात यह है कि आजकल युवाओं में यदि देखा जाए तो बॉलीवुड तो है ही,
उसके साथ OTT है, सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, यूट्यूब, फेसबुक। तो मतलब आज युवा जो है कहीं ना कहीं ये चाहता है कि मतलब तत्काल हम जो है स्टारडम, हालांकि हमने जो है कई ऐसे युवाओं को देखा है जो रातों रात स्टार बने, फिर उसके डाउनफॉल भी उससे बहुत तेज़ी से हुआ। क्या मानती हैं कि आज युवाओं को या युवतियाँ जो युवती हैं वो जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उसके लिए क्या पथ प्रदर्शक करेंगे आप? मैं इस फील्ड में आई क्योंकि मुझे किरदार निभाना अच्छा लगता था। अगर कोई प्रसिद्धि पाने के लिए यहाँ आना चाहता है तो मेरे पास उनको बताने के लिए कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि मैं वो करने के लिए नहीं आई थी और मुझे उसका तरीका भी नहीं पता। पर इतना ज़रूर जानती हूँ कि अगर आप एक प्रकाश ज्योत में रहना चाहते हैं, आप प्रसिद्धि पाना चाहते हैं, तो खुद से इंसान को सवाल ज़रूर पूछना चाहिए कि क्या मैं प्रसिद्धि पाने के लायक कुछ काम कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, और अगर मुझे वो मिला है तो क्या मैं उसके लायक हूँ, और अगर नहीं हूँ तो मुझे उस तक पहुँचना ज़रूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है, तुक्का लग जाता है, और तुक्का लगने के बाद जो चीज़ें मिलती है, जैसे अचानक लॉटरी मिल गई और करोड़ों रुपए आपके हाथ आ गए, तो आपको नहीं समझ आता इसका करना क्या है, और वो जितने तेज़ी से आते हैं उतने तेज़ी से ख़त्म भी हो जाते हैं। और अगर आपने एक एक पाई जोड़ के वो पैसा इकट्ठा किया है तो आपको पता है उस एक एक पैसे के पीछे कितनी मेहनत है। आप उसको खर्च करते हुए 100 बार सोचते हो और उसको सही जगह पर खर्च करने की कोशिश करते हो। ये वही बात है कि 2 रीलें बनाकर प्रसिद्धि पाना कोई मुश्किल नहीं रहा। कई बार तो बेसुरा गा लेते हैं और चलो भाई बेसुरा गाए, इसी बात पे खुश होके आपको लाखों करोड़ों व्यूज़ मिल गए। हालांकि लोग आप पर हंस रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप प्रसिद्ध हुए जा रहे हो, जबकि आप चुटकुला बन चुके हो, पर इसी बात पे आप खुश हो जाते हो। बात ऐसी है कि मैं ये नहीं कहना चाहूँगी कि जो प्रसिद्धि पा रहे हैं वो हर एक व्यक्ति ऐसा ही है। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, मुद्दे ढूंढकर उनके ऊपर सामाजिक सरोकार के रूप में अपना एक कमेंट देते हुए रील्स बनाकर प्रसिद्ध हुए हैं, लेकिन उनके पीछे की मेहनत किसी को नज़र नहीं आती, क्योंकि उन्होंने इतनी आसान ढंग से चीज़ों को पेश किया होता है। मुझे वही कहना है कि अगर युवा इस फील्ड में आना चाहते हैं तो आपको अगर लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो अपने स्किल तराश के आना होगा, अपनी मेहनत करके आना होगा, और आपको ये पता होना ज़रूरी है कि मैं यहाँ जा रहा हूँ या जा रही हूँ तो क्यों जा रही हूँ, और मेरा 10 साल बाद मैं अपने आप को किस मुकाम पर देखना चाहती हूँ, 20 साल बाद कहाँ देखना चाहती हूँ, 30 साल बाद कहाँ देखना चाहती हूँ। और खुदा न खास्ता अगर हम बीच में हम चल भी बसते हैं या रुक जाते हैं, हमारी ज़िंदगी रुक जाती है, तो पीछे मुड़कर देखते हुए क्या हम अपने आप पर गर्व ना सही पर अपने आप को एक अच्छी नज़र से, इज़्ज़त वाली नज़र से देख पाएंगे? यही सामने देखते हुए हमें अपने कदम रखने हैं। निश्चित तौर पर जैसे आपका कहना साफ साफ है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, इस पर कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको थ्रू चैनल एक तरीके से जाना पड़ेगा और एक लंबी रेस का घोड़ा बनने के लिए एक मेहनत, एक प्रयास, एक संघर्ष करना पड़ेगा। दीदी, आप की फिल्में मैं जब देखता हूँ, चाहे हाल में एक बहुत अच्छी फिल्म मुझे लगी, क्योंकि देसी अंदाज और लापता लेडीज़ एक ऐसी मूवी बनी, आमिर खान प्रोडक्शन की फिल्म थी, और शायद उस फिल्म को कोई इतना बड़ा स्टार कास्ट और कुछ भी नहीं, मगर देश भर से प्यार मिला। फिल्मों को चयन करने के लिए मैं देखता हूँ आपके टेस्ट को, आपकी फिल्मों को, तो बड़ा आप तसल्ली से उन फिल्मों में मतलब समय देती होंगी, तब फिर चयन होता होगा। और तो क्या कुछ आप पैरामीटर्स देखती हैं कि फिल्में कैसी हमें करना है, क्या करना है, जब दुनिया भर का कंटेंट पड़ा हुआ है OTT से लेके हर जगह, तब कैसे चयन करती हैं आप? देखिए, मैं कोई बहुत बड़ी स्टार नहीं हूँ कि मेरे पास बहुत ज़्यादा चयन करने के लिए स्कोप है। जो के किरदार मिलते हैं उसी को हम निभाते हैं, लेकिन इतना ज़रूर मैंने रखा हुआ है कि स्क्रीन पर
कोई ऐसा किरदार ना निभाऊं, चूँकि मैं एक स्कूल टीचर रह चुकी हूँ, कि जिसको देखकर मेरे विद्यार्थी शर्मिंदा महसूस करें या वो कोई गलत संदेश दे रहा हो। ऐसी किसी फिल्म का हिस्सा बनना मुझे पसंद नहीं होगा। तो बहुत नहीं, पर चंद फिल्में मैंने इसलिए मना की है, कुछ किरदार मना किए हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं उनके साथ आइडेंटिफाई नहीं करना चाहूँगी और उसका एक विपरीत परिणाम होता है। माना कि हम सोचते हैं कि हम नाटक सिनेमा मनोरंजन के लिए देख रहे हैं, पर फिर भी, और हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, एज एन एक्टर की ही बात नहीं कर रही हूँ मैं। अब जब हम घर में बड़े होते हैं, हमारी कोई एक हरकत होती है जिसकी वजह से हमारा छोटा भाई या हमारी छोटी बहन हमें फॉलो करते हैं। जी बिल्कुल, है ना। एक बड़े भाई के तौर पे, एक बड़ी बहन के तौर पे हमारी कुछ जिम्मेदारी होती है। तो वैसे ही एक अभिनेता के तौर पे हमारा हमें जो मौका मिलता है वो थोड़ा और 4 ज़्यादा लोगों को पर हमारा प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में हमारी नैतिक जिम्मेदारी बढ़ ही जाती है ना। निश्चित तौर पर दीदी आपसे ये समझना चाहेंगे कि आपने बड़े बड़े कलाकारों के साथ जो फिल्मी सितारे हैं, जो जिन्हें लोग आइडियल्स मानते हैं, चाहे फिल्म इंडस्ट्री में अजय देवगन ले लें, चाहे इधर पंकज त्रिपाठी ले लें, और सब तमाम एक लंबी फहरिस्त है जब आपने उनके साथ काम किया है, क्या लगता है कौन सा अभिनेता अभी तक आप किसे कह पाएंगी कि नहीं ये परफेक्ट मैन थे इस फिल्म के लिए, या जिनका बिहेवियर आपको लगा हो कि नहीं एक क्रू के साथ कैसा काम किसका बेहतर रहा हो? ओमपुरी जी। ओमपुरी जी के साथ अगर आपने कुछ समय बिताया, मतलब वो चाहे 15 मिनट हो या चाहे जितना भी समय हो, आप उनके ऑरा से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते। और अभी हाल फिलहाल में पवन मल्होत्रा जी, उनके साथ काम करते हुए नज़र आता है कि काम वो किरदार में ढलते कितने खूबसूरती के साथ है। मतलब आज वो बंदा ऐसा नज़र आता है और 3 दिन के बाद सेट पे हम उससे मिलते हैं तो वो कुछ और ही बंदा होता है। ऐसा लगता है ये परसों जो मिला था ये वही है या कि कोई और है। इतना ज़मीन आसमान का फ़र्क उनमें पता चलता है। तो फ़िलहाल तो मुझे ये 2 लोग बेहद पसंद है। ओमपुरी जी तो खैर रहे नहीं, और पर पवन मल्होत्रा जी। पंकज त्रिपाठी जी एक बहुत मतलब एक ऐसे आर्टिस्ट सामने आए जिन्होंने बहुत कम समय में ये, हालांकि संघर्ष उनका भी बहुत लंबा है, मगर जो तत्कालिक रूप से देखता है उन्हें तो उनको लगता है कि पंकज त्रिपाठी मिर्ज़ापुर और जो उसके बाद जो सारी फिल्में आई उनको लेकर। तो मैं एक सवाल उनसे जुड़ा पहले आपसे पूछूंगा फिर आगे। तो पंकज त्रिपाठी जी के साथ आपने एक लंबा किरदार और लंबे समय में काम किया, क्या लगता है पंकज त्रिपाठी जी के बारे में क्या कहेंगे? अभी OTT प्लेटफॉर्म जब आया ना, तो उन्होंने कुछ ऐसे विषय प्रस्तुत करने के लिए की कोशिश की जो वैसे फिल्म स्क्रीन पर हमें नहीं मिले। मिर्ज़ापुर जैसी चीज़ फिल्म थिएटर में संभव नहीं थी। तो वो ऐसी कहानियाँ लोगों के बीच OTT के ज़रिए आई जिनके साथ लोग आइडेंटिफाई कर पाए, और फिर उनके किरदार भी ऐसा लगा कि हाँ इस किरदार को मैं जानती हूँ, ये इसके आसपास की दुनिया मैंने देखी है। और उस दुनिया को प्रस्तुत करने के लिए पंकज जी एक बहुत खूबसूरत चेहरा थे, जो कि हमारा अपना चेहरा नज़र आ रहे थे। और फिर एक ट्रेंड एक्टर है और डिसिप्लिन्ड एक्टर है, उनको पता है कि उन्हें क्या करना है, और सबसे ज़रूरी कि उन्हें ये पता है कि उन्होंने क्या नहीं करना है। तो ऐसे बंदे को उनके साथ काम करना निश्चित एक बहुत अच्छा अनुभव है। निश्चित तौर पर। और अब दीदी आपसे समझना चाहूँगा, OTT आने के बाद फिल्म इंडस्ट्री को आप कैसे देखती हैं? क्योंकि बहुत तेज़ी से बदलाव हुआ, नए नए बच्चों को भी चांस मिले, और एक समाज में भी एक चिंता व्याप्त हुई कि जो OTT समाज को दे रहा है वो क्या समाज के लिए मनोरंजन तक सीमित है या फिर उससे ज़्यादा कहीं समाज को दुष्प्रभावित तो नहीं कर रहा है? तो ये संदर्भ में आपसे समझना चाहूँगा कि आप लोग के नज़रिए में इसको कैसे देखते हैं?
मुझे लगा कि अभी जैसे मुंबई की जो इंडस्ट्री है उसमें जो फिल्में आ रही है वो अधिकांश ऐसी है जिसके साथ हम अपना जीवन रिलेट नहीं कर पाते हैं। हवाई जहाज़ है या साइंस फिक्शन है या कुछ अद्भुत रम्य ऐसा बहुत बड़ा है, भव्य दिव्य है। तो OTT एक ऐसा है कि जो जिसके साथ मैं रिलेटेबल महसूस करती हूँ। तो इस लिहाज से तो बहुत बदलाव है। लेकिन अब देखिए आखिर व्यवसाय है और ज़रूरी नहीं कि हर दुकानदार मेरा 5% मुनाफा हो जाए और बाकी मैं ग्राहक को संतुष्टि दूँ इसी विचार के साथ बेचता हो। कुछ मिलावट भी करते हैं, कुछ नकली माल भी बेचते हैं और कुछ कहते हैं कि चलो यार थोड़ा गांजा वांजा भी बेच लेते हैं तो चल जाएगा। और वही हाल OTT का भी है क्योंकि ये भी एक प्रोफेशन ही है। फिल्मों के साथ भी यही हुआ था। कई साल पहले जब नई नई फिल्में आई थी तब फिल्में अच्छी आई, उसके बाद फिल्में भी बदतर से बुरी होती रही। फिर भी समाज के तौर पे हम जिंदा रहे। कुछ समय का झटका लगा, कुछ लोग बुरे चक्र में फंसे, उसके बावजूद हम समाज के तौर पे सुलझे समझे। ये वही है, मुझे लगता है एक जर्नी में जैसे ठोकरें आती रहती है ना, टकराते हैं, कहीं अंगूठा फूट जाता है, एक हाथ नाखून निकल जाता है, ये वही दौर है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि OTT जो है वो आपके हाथ में है, उसका कंट्रोल किसी और के पास नहीं है। जैसे टीवी भी कम से कम दीवार पे लगा होता था तो घर के 4 लोग देखते थे तो कोई बड़ा मना कर देता था ये नहीं देखना है या ये देखना है। OTT पे किसी का कंट्रोल नहीं है, वो पर्सनल है, हेडफोन्स कान में है तो वो सीधे बात आपके दिमाग में घुसा रहा है, है ना। तो इस वजह से खतरा थोड़ा ज़्यादा है। मतलब अब तक छोटे छोटे कंकरों पे चोटें लगती थी, अब बड़ी बड़ी चट्टानें आ गई है, लेकिन हम इंसान हैं, क्रॉस कर जाएंगे इसे भी। चलिए, तो मतलब कुल मिला के पिछला दौर भी बीत गया, आगे आने वाला भी दौर बीत जाएगा, उम्मीद है, और उम्मीद पर दुनिया कायम है। निश्चित तौर पर दीदी का सानिध्य एक ऐसा सानिध्य है कि समझने वाली बात है कि जो लगातार सफ़र में कहते हैं ना कि जब से चला हूँ तब से मंजिल पर नज़र है, इन आँखों ने मील का पत्थर नहीं देखा। तो निश्चित तौर पर दीदी वो हैं कि जो लगातार संघर्ष और एक मंजिल लेके चली और आज उस मुकाम पर हैं कि कम से कम हम सब आपसे प्रेरणा लेते हैं। दीदी, अब ये समझना चाहूँगा कि आपका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, जो वर्तमान परिवार है, पिताजी का तो आपने बता दिया, माताजी का, तो वो भी इसी फिल्म जगत से जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा उनके बारे में। जी, मेरे पति राजेंद्र शर्मा, नानू उन्हें कहते हैं, वो भी एक्टर है और संगीत निर्देशक भी है। हमारा एक छोटा सा साउंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो है और उन्होंने फिल्मों का निर्माण भी किया है, 2 फिल्में बनाई हैं। उसके अलावा मेरा बेटा चिन्मय चंद्रांशु, जो उसको चिल्लर पार्टी, क्वीन, भाग मिल्खा भाग, ये कई फिल्मों का वो हिस्सा रह चुके हैं। चिल्लर पार्टी के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला है मेरे। तो वो भी संघर्षरत है। अब संघर्षरत ही कहना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास तो ऐसा होता है कि एक प्रोजेक्ट होता है, आपको काम मिल गया, कब प्रोजेक्ट ख़त्म, फिर नए काम की तलाश। तो ये कभी ना ख़त्म होने वाला संघर्ष है। तो वो भी काम कर रहे हैं। कुल मिला के इतना होता है कि हम एक दूसरे से सीख रहे हैं जी। क्योंकि हालांकि हम एक परिवार है लेकिन हमारे स्वभाव अलग अलग है। मुझे नहीं लगता मेरे पति जितना शांत और संयमित व्यक्ति मैंने विरले ही देखे हैं इंडस्ट्री में। और मैं उतनी ही मतलब एंग्जाइटी से भरी पड़ी रहती हूँ और मुझसे कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो ये मेरा स्वभाव है। बेटा अपना अलग ही साधु सा है, उसके अपने तरीके हैं। वो चीज़ों को जब तक टेक्निकली बहुत अच्छी से समझ ना ले वो आगे नहीं बढ़ता है।
तो हम 3 अलग अलग स्वभाव के हैं, तो एक दूसरे से थोड़ा बहुत हिंट लेते रहते हैं, एक दूसरे को क्लूज देने की कोशिश करते हैं, सीखते हैं एक दूसरे से। ये निश्चित तौर पर एक पूरी फैमिली मतलब फिल्मी है, और निश्चित तौर पर ये फिल्मी फैमिली लोगों के मनोरंजन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि समाज के लिए एक दिशा निर्देश भी तय करती है। अब दीदी एक आखिरी सवाल आपसे कि नीरज कुंदेर जो है हमारे यहाँ सीधी में लोक कला को लेकर काफ़ी लंबे दौर से उन्होंने काम किया, और लगातार ये जो जिस कार्यक्रम में आप पधारी हैं 1 साल से लगातार बच्चों को फिल्में दिखा रहे हैं। पहले बोला जाता था हमारे यहाँ कि फिल्में देखोगे तो इसका समाज में मतलब बच्चों को फिल्में नहीं देखनी है, मतलब पहले कहते थे ना खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, मगर इसका जस्ट अपोजिट चल रहा है कि खेलो कूदो फिल्में देखो, और दूसरे भी लाइंस खुल चुके हैं अब। तो नीरज कुंदेर से पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि कैसे आपकी मुलाकात हुई और कैसा ये वो एक जर्नी जानना चाहूँगा, और उसके साथ कि आज के परिवेश के बच्चे जिनके पास एक बहुत बड़ा आसमान है, पहले इंजीनियरिंग डॉक्टर तक ही सीमित रहते थे, अब आज उनको कैसे माता पिता कैसे क्या करें, थोड़ा उसके बारे में आपका गाइडेंस। नीरज से हमारी पहली मुलाकात हुई थी दिल्ली में, एक बच्चों के लिए सेमिनार आयोजित किया गया था, और उसमें कुछ वर्कशॉप्स थी, कुछ बातचीत चल रही थी, कुछ व्याख्यान थे, उसमें हमारी पहली मुलाकात हुई थी। और चूँकि हम एक ही दिशा में काम कर रहे थे, और वो एक ही था कि बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, वो यहाँ कर रहे हैं हम वहाँ कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे तार जुड़ गए। हालांकि हम पिछले 12-15 सालों में ऐसा नहीं है कि आए दिन फुनिया रहे हैं या फिर एक दूसरे से मिल रहे हैं, लेकिन संबंध कुछ ऐसे है कि जब भी बात करते हैं तो वो बस शुरू हो जाती है कहीं से भी ना, और कोई फॉर्मेलिटी डे 1 से नहीं रही है हमारे बीच। नीरज का काम हमने देखा तो ऐसा लगा कि एक परिपूर्ण काम है, ऐसा नहीं है कि मैं नाटक के स्किल्स सिखा रहा हूँ और हाँ जी ये 4 स्किल्स है और अब आप तैयार है जाइए मुंबई, ऐसा वाला मामला नहीं है। वो एक परिपूर्णता की तरफ बच्चों को लेके जाना चाह रहा है, जिसमें व्यक्तिगत रूप में वो अपने आप को एक आदर्श जितना हो सकता है वो आदर्श के रूप में रखना चाह रहा है, रखने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो भी जानता है कि गपोड़िया जितनी मारो गप्पे मारो, मुंह से आपने बकवास की कोई नहीं सुनता। आप जो जीते हो, जो आप पेश होते हो रोज़ाना ज़िंदगी में, तो उस दैनंदिन जीवन में आप जो हो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो चाहे सफाई अभियान हो, चाहे राजनीतिक आंदोलन हो, चाहे सामाजिक कुछ भी काम हो, किसी की मदद करना हो, किसी से मदद लेना हो, हर चीज़ में वो उतना ही खुला है। और ये खुलापन जो है वो एक एग्जाम्पल की तरह है बच्चों के लिए, और वो लाइव एग्जाम्पल के साथ बच्चे सीख रहे हैं उनके साथ। और दूसरी बात यह है कि उसमें एक डिसिप्लिन है कि एक चीज़ मैंने की आधी अधूरी छोड़ दी, ऐसा नहीं है। वो अगर कहीं आधा रह जाता है, फंस जाता है, तो वो अपनी जान लगा देगा, लेकिन वो काम पूरा करके मानेगा। चाहे उस पे खुद पे कर्जा चढ़ जाए, चाहे उसको घर बेचना पड़े, चाहे उसके घर में लड़ाइयाँ हो जाए, लेकिन उसने वो करना है तो करना है, क्योंकि अगर मैंने शुरू किया तो उसको अंत तक ले जाऊंगा। ये एक डिसिप्लिन उसके अंदर बड़ा कमाल का है। तो इन चीज़ों से मैं महाभयंकर प्रभावित हुई हूँ, और इस वजह से मैंने कहा अगर नीरज बुला रहा है तो वहाँ पहुँचना ज़रूरी है। और मेरा दूसरा जी, अब आते हैं दूसरे सवाल की तरफ। तो वही बात जो मैंने नीरज के बारे में बात करते हुए कही थी कि हम इंसान जब गढ़ रहे हैं, एक बच्चा है उसको हम गढ़ रहे हैं, बना रहे हैं, कल के लिए तैयार कर रहे हैं, तो क्या हम उसको सिर्फ स्कूल में गणित, इतिहास, भाषा और विज्ञान और ये समझाकर हम एक परिपूर्ण इंसान बना पाएंगे? मतलब एक 10 रुपए देकर आप बाज़ार भेजना चाहते हो और वो बच्चा बाज़ार से 4 चीज़ें नहीं ला पा रहा है या दुकानदार से ढंग से बात नहीं कर पा रहा है, तो ये स्किल कौन सिखाएगा? दूसरी बात यह है कि वो 10 रुपए कमाने के लिए क्या क्या करना आना चाहिए, क्या क्या हुनर ज़रूरी है और उस बच्चे का झुकाव किस तरफ है, ये जानना ज़रूरी नहीं है क्या? अब प्रॉब्लम एक
पालक के तौर पे, एक माता पिता के तौर पे, अभिभावक के तौर पे हमारी लिमिटेशंस ये हो जाती है कि हमें भी रोज़ रोटी कमाना है, हमें भी घर चलाना है। हम बच्चों को जो देना चाह रहे हैं वो सब कुछ देना हमसे संभव नहीं हो पाता, हम बंधे हुए हैं। ऐसे में नाटक या सिनेमा आपको एक छोटी जगह में बैठे बैठे दुनिया का एक भरा पूरा रूप पेश कर रही है, जिसके अंदर मैं यहाँ बैठे ईरान में लोग कैसे जी रहे हैं, केरला के लोग कैसे जीते हैं, इनके साथ मैं देख सकती हूँ, जुड़ाव महसूस करती हूँ। और उसकी वजह से एक होता है कि जो वो भाषा हम आजकल ज़्यादा हो गई है कि गर्व से कहो हम फलाना ढिमकाना है, जो भी है उस पे एक काबू आना हो जाता है। क्योंकि हम गर्व से क्या कहेंगे, हम सीधीवासी है। अगर हम मेवात में पैदा होते तो, अगर हम चंबल में पैदा होते तो क्या कहते हैं, हम चंबलवासी है। अगर हम पाकिस्तान में पैदा होते हम पाकिस्तानी हैं। मतलब जो चीज़ों पर हमारा कंट्रोल ही नहीं है उस पर गर्व महसूस करने की बजाय उन चीज़ों पर गर्व महसूस करना जो हम कर पाते हैं। मैंने एक बहुत खूबसूरत सा टेबल बनाया, उन्होंने एक बहुत सुंदर नक्शी बनाई, उन्होंने एक बड़ा शानदार शर्ट बनाया, उस पर गर्व महसूस करना ज़्यादा बेहतर नहीं है? बिल्कुल। तो इन चीज़ों के बारे में जो खुलकर बात की जा सकती है समझाने के लिए सिनेमा एक इतना सुंदर माध्यम है कि जो जीवनी की तरह एक रियलिस्टिक कहानी एक्सप्लेन करते हुए हमारे लिए बातचीत का एक मार्ग खुला करता है। और यहाँ हम उनको हर एक सब्जेक्ट पे बात करते हुए समझा सकते हैं। जैसे ओ माय गॉड 2 कितना कठिन विषय है माता पिता को घर में बैठकर बच्चों को समझाने के लिए, लेकिन एक फिल्म के जरिए वो कहानी आई, पिता के साथ बेटे ने देखी और अब बाप बेटे आराम से बात कर पा रहे हैं, है ना। तो एक दरवाज़ा खुल गया दोनों के बीच बात करने के लिए। इतने छोटा सा एग्जाम्पल है। इसीलिए ये फिल्मों का होना, फिल्मों का, नाटकों का संवाद साधने के लिए कुछ एक माध्यम होना वो ज़रूरी है। और मेरे ख्याल से फिल्म बहुत खूबसूरत माध्यम है। चलिए, निश्चित तौर पर दीदी का साथ मिला और दीदी से खूब सारी बात हुई। हालांकि जो ये दौर है ये रुकेगा नहीं, ये ज़रूर आपको मैं बता दूं, दीदी से लगातार हम जुड़े हुए हैं और लगातार आगे भी जुड़े रहेंगे। और निश्चित तौर पर ये फिल्म, नाटक, कला, कलाकार, इसके इर्द गिर्द सारी दुनिया है। समझना हमें आपको है कि दुनिया से हमें लेना क्या है। और वही जब आपके अंदर समझ जाग जाएगी और उसी समझ को जगाने के लिए आप दिन रात जो है संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपकी उम्मीदों पर आप खरे उतरो और आपकी उम्मीदों पर आप खरे उतरेंगी, ये भी एक वादा है। तो चलिए, फिर से हुई नए शख्सियत से सीधी बातचीत। तब तक आपन और अपने परिवार के रखी बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब बहिने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF में उच्च तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग,